आज का जो हमारा मास्टर क्लास है केपी एस्ट्रोलॉजी का, जल्दी शुरू करते हैं। 5 से 7 मिनट का समय लूंगा क्योंकि थोड़ा सा जो लोग हैं सारे जुड़ जाए, क्योंकि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बस 5 से 7 मिनट का समय हमें दीजिए। और ये हमारी फ्री क्लास रहेगी आज की। जो है वो हम इसको 2 सेशन में सीखेंगे। पहला जो है वो प्रॉमिस सेशन, यानी कि जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो प्रोमिस होता है, एक होता है इवेंट। तो इन दोनों को कैसे हम निकालते हैं, और ये एकदम फ्री रहेगा। तो जो आप ग्रुप में कम्युनिटी के द्वारा जो जुड़े हुए हो, वहीं पे आपको आज का जो क्लास है उसका पीडीएफ भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग का है वो भी मिलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, 5 मिनट और दीजिए। 8:40 से अपन जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, और आशा करता हूँ कि क्लास आप पूरी लीजिएगा, जिससे कि सारे के सारे लाभ आपको मिलते रहे। आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, फ्री सेशन है। कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई पेड चार्ज है, और ये आपको बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा। आज के इस केपी एस्ट्रोलॉजी के फ्री सेशन में जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर। लगभग 10 वर्षों से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। 94,000 के लगभग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और 850 900 के लगभग मैंने वीडियोस बनाए हैं। और हमेशा मैं ज्योतिष के ऊपर, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, उसके ऊपर कार्य करता हूँ। सबसे पहले हमने ही नक्षत्रों के ऊपर चर्चा की। आप अगर ज्योतिष के अंदर वीडियोस देखोगे तो आपको नक्षत्रों के ऊपर कैलकुलेशन के लिए सबसे पुराने वीडियोस में हमारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले नक्षत्र लगन की डिग्री उसके ऊपर चर्चा की और उससे कार्य किया। यूट्यूब के ऊपर हमारा 10 वर्षों का अनुभव है, और उससे भी ज्यादा अनुभव हमारा, हमारे खानदानी जो काम है, मेरे परिवार के सारे लोग हम मिलके कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम काफी अच्छा जो है वो ज्योतिष के अंदर कार्य कर रहे हैं। साथ में मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कक्षाएं लेता हूँ। अभी हमने हाल फिलहाल में 5 से 6 दिन पहले दिल्ली में एक वास्तु का भी एक ऑफलाइन सेशन किया था, जिसमें 40 के लगभग स्टूडेंट थे, और उन सब के साथ मिलके बहुत अच्छा कार्य किया। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति की हम बात कर रहे हैं आज, बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, और एक चीज आपको जरूर कहूंगा, आप मेरे को जो है, मेरा नंबर भी मैं डाल दूंगा, मैसेज आप मेरे को करिएगा अगर किसी को रिकॉर्डिंग या पीडीएफ नहीं मिलती है तो। ठीक है, बाकी आप जिस ग्रुप में हैं, जो कम्युनिटी हमारा ग्रुप है, उसके अंदर आपको कल दोपहर के लगभग तक रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इस क्लास की, और आपको जो है वो पीडीएफ भी मिलेगी। परंतु ये ना सोचिए कि मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, क्योंकि जो लाइव का जो मजा है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकता। दूसरा क्या होता है कि लाइव सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको एक मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूं, और इसके बारे में बताता हूं आपको। देखिए, आपको स्क्रीन आ रही हो, आशा करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, उसका नाम है, लंबे समय से कार्यरत है। जैसे मैंने कहा, 94,000 सब्सक्राइबर है, और 850 के लगभग वीडियोस हैं। आईएसओ सर्टिफाइड है हम लोग, और दिल्ली से जो एमएसएमई, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स होता है, उनसे भी हम जो है रजिस्टर्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफाइड है हम लोग। और मैंने कई सारे ऑफलाइन, जैसे आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे, 126 हमारे स्टूडेंट के साथ है, 200 300 स्टूडेंटों के साथ अपन कोर्स करते हैं। ठीक है ना, इसमें भी आप देख सकते हो मैंने कई सारे लोगों को जो ज्योतिष के विषय में कार्य किया है। हमारी जो लास्ट वास्तु का एक ऑफलाइन सेशन रहा था, जो हमने दिल्ली के अंदर लिया था, ये एक हमारा था। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिया था, दो अलग अलग जगहों पे हमने, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट आए थे। कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग लेट आए। तो उस हिसाब से हमने, और काफी एज्ड और एक्सपीरियंस्ड लोगों के सामने हमने कार्य किया है। तो
ये तो मेरा एक इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं आज हम जो है वो किस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। देखिए ज्योतिष के अंदर बहुत सारे, ज्योतिष के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे जो हैं वो आप ये मानिए कि पद्धतियां हैं। जैसे आपने सुना होगा सबसे मेन पद्धति है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबसे मेन पद्धति है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकलता है आपका नक्षत्रों को थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ले आते हैं, तो आ जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कि कृष्ण मूर्ति पद्धति। और उसके बाद आपने लाल किताब को भी देखा है। उसके बाद आपने जो है वो जैमिनी ज्योतिष को भी देखा है, अंक ज्योतिष भी है। कुछ लोग जो है वो आपका भृगु नंदी नाड़ी करते हैं। मैं आपको कहूंगा सारी ज्योतिष अपने लेवल पे बहुत अच्छी है, बस हमारी ही कमियां होती है, हमें आना चाहिए। अगर मैं अच्छी तरह से किसी भी ज्योतिष की पद्धति को पढ़ूंगा तो उसके अंदर परिणाम निकाल सकता हूं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, हमें फोकस करना है। अगर हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे कोई भी ज्योतिष की पद्धति से, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आपको मैं एक बीच में एक चीज बताता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्लास के एंड में अपन एक छोटा सा Q&A सेशन करेंगे। इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा सेशन के बीच में जो है वो ना पूछे, जिससे क्या है कि हमारा जो एक फ्लो है उसको कोई भी दिक्कत ना आए। तो प्लीज रिक्वेस्ट यही करूंगा, आपके पास कोई भी डाउट आता है जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्लास के एंड में पूछेंगे। और दोनों दिन की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। और चिंता का विषय नहीं है, आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे को कॉल करिएगा, ठीक है। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को मेरा नंबर नोट करना है तो यहाँ पे मेरा नंबर है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, हम बात कर रहे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की कृष्ण मूर्ति पद्धति। जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे एक भाव है और उस भाव के अंदर 30 डिग्री है। अब ग्रह जो बैठा होता है वो इस 30 डिग्री में कोई ना कोई डिग्री लेके बैठा होता है, ठीक है। तो हम उसको आइडिया लेते हैं कि भाई ग्रह 5वें घर में बैठा है, छठे घर में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपन समझते हैं। परंतु केपी एस्ट्रोलॉजी एकदम डिग्री को परफेक्ट कैलकुलेशन करती है और आपको बताती है कि ये जो डिग्री है उस डिग्री के ऊपर एक जो है वो नक्षत्र काम कर रहा है और उस नक्षत्र के अंदर एक उप नक्षत्र काम कर रहा है। यानी कि एक छोटा सा विषय क्या है ज्योतिष के अंदर, जब हम कहते हैं कि भाई मैं राजस्थान का बंदा हूं, तो बहुत, राजस्थान तो बहुत बड़ा है, पता कैसे। जब मैं कह देता हूं कि मैं राजस्थान में इस जिले में हूं और इस गांव में या शहर में हूं, तो आपको बहुत जल्दी आप वहां पे पहुंच जाओगे। यानी कि आपने पूरा का पूरा एक पार्ट छोड़ के और सीधा का सीधा वहां पे आ गए। जैसे हम पिन कोड डालते हैं ना, जैसे ही हम पिन कोड डालते हैं तो हमारा लोकेशन आ जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण मूर्ति पद्धति थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर एक परफेक्ट डिग्री पे काम करती है। ऐसा नहीं कहता हूं कि वैदिक ज्योतिष ऐसा नहीं, वैदिक ज्योतिष भी है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में आपको डीप स्टडी के लिए D60 चार्ट होते हैं, जिनको आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये तो एक थोड़ा सा केपी एस्ट्रोलॉजी का मैंने आपको बताया है। केपी एस्ट्रोलॉजी दो नियमों पे चलती है। दो नियम कौन से हैं, दो नियम कौन से होते हैं, दो नियम ये हैं कि एक तो प्रोमिसिस, प्रोमिसिस का तात्पर्य क्या है कि कोई भी जो घटना है, अब मैं कहता हूं कि मुझे जो है वो गाड़ी कब मिलेगी, घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मेरी नौकरी कैसी होगी, कब मिलेगी। तो नौकरी के मिलेगी जरूर, ये तो ऐसा नहीं है। जो जो एक, जिसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है रियल थिंग्स, एक होता है आपका नॉर्मल। रियल का मतलब है जैसे कोई दुर्घटना है, कोई कोर्ट केस कचहरी होता है, ठीक है, तलाक का मैटर होता है। एक होता है नॉर्मल, जैसे शादी है, संतान है, नौकरियां हैं, ये तो नॉर्मल है। तो जब हमारे सामने कोई प्रश्न आता है, हम भी एक प्रश्न पूछते हैं अपने लिए कि क्या ये मेरे लिए होगा या हो सकता है, तो इसे कहते हैं प्रॉमिस। अब प्रॉमिस होना, जन्म कुंडली में प्रॉमिस होना, ये समझना है, प्लस उस प्रोमिस का किस तरह का परिणाम होना है। बात आ रही समझ में। एक तो होता है कि घटना होगी या नहीं, वो चीज समझना। एक होता है कि घटना, अब ये मत सोचिएगा कि मैंने तो एडवांस बात कर दी, नहीं, आप बेसिक से चलूंगा थोड़ा सा। मैं आपको
इस पद्धति के बारे में बताना चाह, ठीक है ना, इस पद्धति के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है कि एक तो होती है घटना की प्रोमिस है या नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, लोगों की शादी के लिए डिले हो जाता है, तो होता है गुरुजी क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, अरे क्या मुझे सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो जब प्रॉमिस की बात आती है तो प्रॉमिस देखना जरूरी है। तो पहला नियम इसमें काम करता है प्रॉमिस का। और प्रॉमिस जब हम देख लेते हैं तो काम करती है फिर घटना कब घटित होगी, यानी कि इवेंट निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों चीजें, इवेंट निकालना। इवेंट निकालने के लिए ट्रांजिट का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये एडवांस है बातें। अभी अपन इस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो ज्योतिष के अंदर नया हूं, कैसे करूंगा। तो ये मेन है केपी एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन अब अपन बेसिक से चलते हैं। बेसिक्स का मतलब है कि कैसे अपन ज्योतिष की बेसिक को पकड़ेंगे। 2 दिन का सेशन है। आज हम इवेंट यानी कि प्रोमिस को पकड़ेंगे। मैं आपको एक विश्वास दिला देता हूं। अगर आप क्लास को, पूरी क्लास को लेते हो, यानी एक एक घंटे की क्लास लेंगे, क्योंकि आप नए लोग हो। वैसे तो मेरी क्लासें 3-3 घंटे की होती है, लेकिन मैं आपको 1 घंटे की इसलिए हूँ क्योंकि नए हो सकता है मेरा कम्युनिकेशन किस तरह का हो, आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, फास्ट हो स्लो हो, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जो है थोड़ा सा टाइम लीजिए। और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि आज हम एक प्रोमिस पकड़ेंगे, कल हम इवेंट को पकड़ेंगे कि भाई ये घटना इस इवेंट के अनुकूल होगी या नहीं होगी, ठीक है। 2 चीजें हैं। तो आपको प्लीज, और इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से इसको सीखिए। ये मत सोचिए कि कोई कोर्स है क्या है, नहीं। आप सिर्फ इसको इंजॉय करिए, इंजॉय, ठीक है ना। इसलिए तो सबसे पहले हम ज्योतिष के बेसिक चीजों की बात करते हैं। मान लीजिए आप नए हो, मेरे जैसे हो, या कोई भी किसी भी तरह से हो। ज्योतिष होता क्या है? ज्योतिष में आप सब लोगों ने जन्म कुंडलियां देखी होगी। हम उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो इस तरह की कुंडली बनाते हैं, ठीक है ना, डायमंड चार्ट। ये जो है वो आपका साउथ इंडिया की तरफ बनता है। कोई फर्क नहीं है, दोनों कुंडली सेम है, बस देखने का फर्क है, ठीक है। उसमें अब बनती कैसे है जन्म कुंडली, ठीक है। आपको सबको आता होगा, आप ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट नहीं है, सबको आता होगा। फिर भी बेसिक से चलते थोड़ा सा बता देता हूँ। जन्म कुंडली 3 है, और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, ठीक है ना। जन्म कुंडली जो है ना, 3 महत्वपूर्ण चीजों पे बनती है। आज मैं आपको उच्च और नीच के बारे में भी बताऊंगा कि उच्च नीच के अंदर भी डिग्रियों का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आपको पूरा क्लास लेना है, एंजॉय करना है पूरा। तो 3 चीजें चाहिए जन्म कुंडली बनाने में। जन्म दिनांक, यानी कि जन्म का दिनांक, जैसे आज 21 जून 2024 है, तो इसी प्रकार एक जन्म दिनांक। जन्म का समय अभी 8:50 हुआ है। और जन्म स्थान, यानी कि आपका स्थान, जैसे मैं अभी बैठा हूं राजस्थान के शहर में हूं, दिल्ली में हो आप, तो जो जन्म स्थान होता है, जब तीनों चीजें धरातल के ऊपर आके टकराती है तो एक जन्म कुंडली बन जाती है। एक व्यक्ति का पूरा जीवन सार बन जाता है, जो उस व्यक्ति के मन को, जीवन की घटनाओं को और जीवन के लेखे जोखे को सबको दिखाता है। तो ये तो है एक जन्म कुंडली का थोड़ा सा जो बेसिक्स। अब आप बहुत सारे लोग मान लीजिए जन्म कुंडली नहीं जानते, राशियां सब जानते हैं, क्योंकि मेरी कौन सी राशि है। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, तो मेरी जो है वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार आपका कोई भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम कमल है, मिथुन राशि है। आपका नाम चंचल है, मेष राशि है। तो आपको राशियों का पता है, ठीक है। तो ये जो 12 राशियां ना, इनका भी बड़ा एक खेल है, इनका भी बड़ा खेल है। अब हम थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो आप जब जैसे बेसिक से लेके चल रहे हैं ना, आपको बहुत मजबूती मिलेगी। और और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा ना, उस पर पकड़ बनानी है कि मैंने कहाँ पे जो है वो पटरी को चेंज कर दिया एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन प्रॉपर आ रहा है। किसी को भी अगर कोई मान लीजिए स्क्रीन में या कोई भी तरीके से कोई भी बाधा हो रही है तो मैसेज कर दीजिएगा। मुझे जितना पता है मेरे कंप्यूटर में मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों अच्छी आ रही है, ठीक है। ओके, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, कालपुरुष। आपने सुना होगा कालपुरुष क्या होता है। जो पूरी की पूरी गणना हुई है ना जन्म कुंडली में, जो पूरी की पूरी हमारी जो जीवन की गणना हुई है ना, वो भगवान राम को
आधार मान के और काल पुरुष के अकॉर्डिंग हुई है। काल पुरुष का मतलब हो गया कि इसी के अकॉर्डिंग हमारे को देखा गया। जैसे कि मेष राशि हमारा जो है वो दिमाग, हमारा सर है पूरा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे ज्योतिष आचार्य जो है वो सैटेलाइट से वहां पे गए, नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने हमारे शरीर को भगवान श्री राम के, लॉर्ड विष्णु के, भगवान श्री विष्णु जी के शरीर को आधार मान के ही उन्होंने संपूर्ण जन्म कुंडली और राशियों को बना लिया। और कैसे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो सर को उन्होंने मेष राशि का रूप दिया क्योंकि वो पुरुष की राशि, पुरुष प्रधान है। प्लस क्या है, दिमाग के अंदर है सब कुछ। मेन अपना हेड ऑफिस, जिसे हम कंप्यूटर कहे, सीपीयू कहे, वो हमारे पास दिमाग में है इतना, ठीक है। इसलिए उसको एक नंबर लगन में मेष राशि, उसी से चलने वाली चीज को काल पुरुष की जन्म कुंडली, ठीक है ना, जन्म कुंडली को कहा गया, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर राशि वृषभ राशि, ठीक है। अब देखिए मेष राशि, अब हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज है। आप सब जानते हो कि हम जो है वो सब के लोग देख रहे हैं तो घरों में पुरुषों की चलती है, पुरुष के नाम से मकान होता है, पुरुष नौकरी भी करता है, लड़का होता है तो उसको आप मालिक भी है, वो आपका युवराज भी है। तो मेष राशि पुरुष को दी गई, वृषभ राशि स्त्री को दी गई, और वृषभ राशि जो है वो हमारे गले में, गले में, ठीक है। उसके बाद मिथुन राशि को हमारे कंधों को दिया गया, कंधों को, क्योंकि कंधों में ताकत है। जो आपने सुना होगा, बच्चा जब बड़ा होता है तो कहते हैं अब इसके ऊपर, इसके कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ डाल दो, क्योंकि उसके पास कंधे मजबूत है। और युवा युवराज को दिखाता है, तो मिथुन राशि जो है युवराज को दिखाती है, तो इसलिए कंधों को दी गई। इसके बाद कर्क राशि, जिसमें माता को आता है, और माता हमारे हृदय में है, हमारा हार्ट, और माता के हृदय में हम है और हमारे हृदय में माता है, तो कर्क राशि दी गई। इसके बाद आता है सिंह राशि, जो हमारे पेट में, तो यानी कि सबसे पहला सुख क्या है, निरोगी काया। और पेट साफ है तो सब कुछ साफ है, तो पेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिंह राशि जो हमें रिकवरी देती है। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपके पांच एक ये एक रेमेडीज है, ये एक आपको समझने वाली बात है। आपको अगर कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ होती है ना, तो आप क्या करें, आपकी जन्म कुंडली में आपके पास कोई भी लगन है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपके पास ये लगन आ गई बन के, 5वें घर के अंदर 1 नंबर लिखा है ना, मेष राशि होती है। तो आप ये समझिए कि जो आपकी जन्म है वो आपके शरीर को रिकवरी देगा। अगर आपको अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू, 5वें घर का रत्न पेन या फिर 5वें घर का जो ग्रह है उसके मंत्र जाप करिए, उसको मजबूत करिए, आपको जल्दी से जल्दी रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी, बहुत बढ़िया आना आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद कन्या राशि पे के अंदर पालन किया। तुला राशि हमारे गुप्तांगों के आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। और वृश्चिक राशि गुप्तांगों का आंतरिक हिस्सा, इसलिए वो पत्नी को भी दिया गया है, विवाह का भी है। वृश्चिक राशि हमारे शरीर के बाह्य लिंग को दिया गया है। धनु राशि हमारे जांघों को, मकर राशि हमारे घुटनों को, कुंभ राशि हमारे पिंडियों को, और मीन राशि हमारे पैरों की अंगुलियों और पगथलियों को, ठीक है। तो इस तरह से उनको पूरे शरीर को आधार मान के बना दिया। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पकड़ना है। जैसे आप अपनी 12, जैसे अब आपको यहाँ पे देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी 12 राशियां है ना, उसी प्रकार 12 भाव है। मेष राशि प्रथम भाव है, ये ना प्रथम भाव, तृतीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, उसी प्रकार हमारे शरीर के भाव, और उसी प्रकार हमारे नक्षत्र है। इंपॉर्टेंट चीज अब पकड़ने वाली है, अब आपको ध्यान देना है। अब अगर आप फोकस करोगे ना, आपको सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जब आप ये चीज देखते हो ना, एक सेकेंड, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर आ रहा है। मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, समझना है इसको। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, लगन है, 1 नंबर है, उसके अंदर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना, उत्तराषाढ़ा। अभी आपको सब मान लीजिए आप बेसिक से हैं, आपको नहीं पता, मत ध्यान दीजिए, कोई नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई, उत्तराषाढ़ा। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ना, वो देखो यहाँ पे घुटनों पे आ रहा है, ठीक है ना, घुटनों पे आ रहा है ना उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, दसम घर होता है, दसम घर होता है, ठीक है ना। अब ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है ना, ये क्या होता है कि आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके 3 नक्षत्र काम करते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा।
ठीक है ना। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, अगर कोई ग्रह आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा ना, तो आपको ये देखना होगा कि मुझे घुटनों में, ऊपर घुटने, अब घुटने भी क्या है ना, मान लीजिए घुटना है, ऊपर आएगी दिक्कत, बीच में आएगी या नीचे की तरफ आएगी। तो अगर आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो ऊपर, श्रवण नक्षत्र है तो बीच में, और सतभिषा है तो नीचे, तो घुटनों के नीचे वाले साइड में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं उस चीज को समझना कि अगर आप ये देखते हो कि आपके कोई भी ग्रह किसी अशुभ भाव में बैठा है, कोई भी ग्रह किसी अशुभ भाव में बैठा है, जैसे मैं ये कहता हूं कि गुरु अगर मान लीजिए छठे घर में वृषभ राशि में बैठा है, गुरु अगर छठे घर में वृषभ राशि में है और ये बीमारी देगा, तो छठे घर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इंस्टिटाइन का आंतरिक हिस्सा आता है, जहां पे 3 नक्षत्र काम कर रहे हैं वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि में 3 कौन से होते हैं आपके, कर्तिका, भरणी, कर्तिका, मृगशिरा और आपकी रोहिणी। तो अगर मान लीजिए कर्तिका में ग्रह है तो गले की ये जो हड्डी है यहाँ पे उसमें दिक्कत आएगी। रोहिणी में होगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जीभ पे दिक्कत आएगी। और अगर आपका मृगशिरा में होगा तो ठुड्डी में दिक्कत आएगी। यहां से आप बहुत ही अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में बैठा है, मुझे वहां से लाभ या हानि होगी। तो आप अगर देखोगे, मैं कहता हूं कि 8वें घर का जो नक्षत्र है वो मघा है, मघा है। अब मघा जो नक्षत्र अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो मघा नक्षत्र में ये पेट आता है और पेट के अंदर यहाँ पे लीवर आ रहा है। अब अगर कोई ग्रह मघा नक्षत्र में अशुभ होगा, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा कि लीवर की परेशानी देगा। तो हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हम वैदिक ज्योतिष में बात करते हैं तो ये पूरा भाव है, गुरु छठे घर में बैठा है, हमें ये आइडिया नहीं होता है कि ये एक्चुअलिटी में रिजल्ट कहाँ का देगा। जब हम केपी की बात करते हैं तो हमें ये एग्जैक्ट जगह बताता है कि भाई मैं अगर परेशान करूंगा आपको, तो आपके ठुड्डी पे करूंगा, या इस जीभ पे करूंगा, या ये जो नली है सांस वाली इसमें करूंगा, इसमें टॉन्सन कर दूंगा, या जीभ पे फाले कर दूंगा, या आपकी ठुड्डी जो है उस पे कोई ना कोई मतलब चोट लगना, दर्द होना, वो कर दूंगा। मतलब जो भी एक आइडिया बता रहा हूं, तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम गुप्तांगों की बात करते हैं तो नक्षत्र लेवल पे जब हम जाते हैं तो हमें यहां से मिलता है, ये बेसिक्स है। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हो ना, तो बेसिक चीजों को जरूर पकड़िए। अगर आप बेसिक चीजों को नहीं पकड़ोगे ना, तो आप फलादेश नहीं करोगे। आप कहोगे मेरा गुरुजी 5वें घर में राहु है, क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे। 5वें घर में राहु है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, 5वें घर में 3 नक्षत्र है महाराज, और तीनों नक्षत्रों में आपको क्या हो सकता है, तीनों नक्षत्रों में लीवर भी हो सकता है आपका, लीवर से नीचे जाने वाली पेशाब की ग्रंथि भी हो सकती है जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। तो आपको यहां से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी अपन उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी आपने देखा ना कि नक्षत्र जो पढ़ेगा ना, वो ये बता देगा कि भाई अगर तुम्हें बीमारी होने में, बीमारी का थोड़ा सा आइडिया इसलिए हमको जल्दी पकड़ में आता है, तो वो आपको यहाँ से, और इसके प्रोमिस होंगे, घटना का प्रोमिस होगा। अब प्रोमिस क्या होता है वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो 2 चीजें होती है, प्रॉमिस करना और उसके बाद प्रॉमिस कैसा होगा। अब कई बार देखते हैं ना कि गुरुजी शादी मेरी कब होगी, आप कहते हैं भाई देख लेते हैं, आप कहते हो बहुत बढ़िया है। अब ये कहते हैं ना बहुत बढ़िया है, इसका मतलब कैसे कैसे बता दिया उन्होंने, प्रोमिस देखा। वो कहे अरे यार शादी तो अच्छी नहीं है, इसका मतलब उन्होंने प्रॉमिस देखा। तो ये जो प्रॉमिस है ना, उस पे जो हमें जो है वो टारगेट करना है। जब हम प्रॉमिस निकाल लेते हैं, दूसरा पर्सन कहता है गुरुजी हाँ आपने कहा बहुत अच्छी होगी, होगी कब, होगी कब, दशाएं, अंतर दशाएं और गोचर। आज हम प्रॉमिस निकालेंगे, कल हम दशा अंतर दशा करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट सीखेंगे। जब हमने ये चार्ट देखा ना, अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमारा जो शरीर है वो किस तरह से नक्षत्रों से, जिसके नक्षत्र पे पकड़ है, सब कुछ निकाल सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारे जो भाव है, ठीक है ना। ये आपको काल पुरुष की कुंडली है, ये भाव। देखिए अगर आप ज्योतिष में रुचि रखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पकड़ आ जाएगी, पकड़ बनाने। अब प्रथम भाव, जब आप कहते हो ना कि गुरुजी मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो यार मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वो बात कर रहा है लगन की, पहले घर की, अपने पहले घर की, यानी कि वो पूरा शरीर आ गया पर्सनैलिटी। कहते ना कि यार आपको देखा तो
देख के कई बार होता है ना, लोग कह रहे यार देख के आपको क्या समझ नहीं आया। अब मान लीजिए आप भी इतने सारे लोग मुझे देख के अपने अपने आइडिया लगा रहे हो कि यार इन क्या है, कुछ पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा ही है। हो सकता है आपके मन में क्या विचार आए, ठीक है, वो भी भगवान है, आपके अंदर भी एक अंतरात्मा है, ऑरा है आपकी, जैसा आप मेरे बारे में समझे, मैं किसी के बारे में भी समझू, ये अपनी पर्सनल थिंग है। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि गुरु जी मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो रही है, लोग मुझे देख के कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग जो है मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्या करूं मैं? तब आपको क्या करना है, प्रोमिस कैसे करना है। अब आप, ये आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कल। ये पहला घर है ना, ये प्रॉमिस देगा। ये कौन देगा? ये हमारा मंगल देगा। मंगल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें क्या करता है कि हम घर को डिग्री के अनुकूल देखते हैं। जैसे आपके सामने ये जो है एक कुंडली बनी है, ठीक है ना, कुंडली आपको आती है सबको। जैसे ये कुंडली बनी, इसमें लगन आया 25 डिग्री का। 25 डिग्री का लगन है पूर्व साढ़ा नक्षत्र। पूर्व साढ़ा जो नक्षत्र होता है वो आपका बन जाता है किसका? शुक्र का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नक्षत्र बनता है, और जो पद आता है उसके अंदर अकॉर्डिंग उप नक्षत्र बनता है। तो अब मैं कहूंगा कि गुरुजी मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो आप लगन को उठाएंगे और कहेंगे भाई उप नक्षत्र जो है वो मंगल आया। और मंगल क्या देगा? मंगल क्या देगा, यहाँ पे आके देखना है, 6 4 5 10 और 11। तो कहता है यार आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। अगर उसकी अच्छी नहीं है तो फिर आपको टाइम में गड़बड़ हो सकती है, वो अलग मैटर है, अपन बाद में करेंगे। लेकिन हम प्रोमिस इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमें अगर कोई भी चीज का प्रॉमिस, और जब हमने निकाल लिया, कह रहा गुरु जी हाँ पर्सनैलिटी अच्छी है लेकिन आज नहीं है, आज नहीं है, हो सकता है आज कोई बुरी दशा चल रही हो, अच्छी नहीं दशा चल रही हो, ये भी हो सकता है। तो हमें टारगेट बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछता है, क्या गुरुजी मेरी वेल्थ अच्छी रहेगी, क्या मेरी फैमिली प्लानिंग जो कर रहा हूँ क्या फैमिली बढ़ेगी, मान लीजिए मेरे को 10 5 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, तो प्रॉमिस देखना होगा कि उसकी फैमिली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कैसे? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में क्या क्या आ रहा है? फैमिली, स्पीच और आपकी वेल्थ। तो आपके पास दूसरा भाव होना चाहिए। अब दूसरा भाव है सेकंड हाउस, ये बताएगा। सेकंड हाउस का उप नक्षत्र आपका आ गया है चंद्रमा। ये चंद्रमा आपको बताएगा। तो इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडलियों में हर भाव के अंदर कुछ ना कुछ चीजें आएगी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी मेरे बच्चे कब होंगे, मेरे बच्चे कब होंगे, भाई मेरे को बहुत साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है? होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे, किस तरह से होंगे? मेडिकल के द्वारा होगा, आईवीएफ के द्वारा, या फिर जो है वो मुझे जो है वो कोई दवाई पानी लेनी पड़ेगी, या होंगे ही नहीं। तो इसको कैसे समझेंगे? पांचवा घर, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम है, अब वैदिक में जब बात करते हैं तो पांचवें घर के अंदर मंगल सराशि का बैठा है, बहुत बढ़िया रीजन देता है, वो दे देगा, दे देगा, फिर भी नहीं हो रहे हैं। तो आपके पास प्रोमिस कि पांचवा घर, उसका उप नक्षत्र है मून, और मून अपने सिग्निफिकेटरों में दिखाएगा कि घटना कैसी होगी, होगी या नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने एक व्यक्ति आता है, या आप ही हैं, कहते हैं गुरुजी मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मैं आपको प्रोमिस बता रहा हूँ सारे, और ये आपको बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि गुरुजी मेरा जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। आपके सामने आपके बच्चे भी कह सकते हैं, रात दिन आप देखते हो आपके साथ काम करने वाले लोग कि मेरे जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। इसका मतलब तीसरा घर, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस उसके मालिक को देखे। अब अगर जन्म कुंडली में जाओगे तो जन्म कुंडली में तीसरे घर का मालिक शनि है, जो स्वराशि का बैठा है, ठीक है। तो वो है दूसरा कि आपका, अब एक चीज डिफरेंसेस क्या है कि हमारी जो वैदिक ज्योतिष होती है ना, उसमें क्या है कि पंचमेश जो है मंगल होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो पंचम घर है या कोई भी घर होता है ना, उसको क्या करते हैं, डिग्री लेते हैं। जैसे पांचवें घर के अंदर 10 डिग्री आई, ठीक है ना, पांचवें घर का मालिक कौन है? मंगल है, लेकिन उसकी 10 डिग्री आई, रोहिणी नक्षत्र आया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक उप नक्षत्र निकालते। मैंने आपको था ना पिन कोड, अगर मैं कहूंगा कि मैं भाई राजस्थान के अंदर रहता हूँ, आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे, वो राजस्थान बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ मेरा नाम नरेंद्र है, मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो मेरे जैसे नरेंद्र कोई 10,000 क्या लाखों मिल जाएंगे राजस्थान में, नहीं पूरा। मैं कहता हूँ भाई राजस्थान में मैं इस जिले में रहता हूँ,
तो आप देखोगे यार ये जिला बता रहा है, इसका मतलब कि इस जिले में जाता हूँ तो बाकी जिले में छोड़ देता हूँ, खत्म है। अब उसके बाद मैं कहता हूँ भाई इस जिले के इस गांव या शहर में रहता हूँ, तो आप एग्जैक्ट वहां आ जाओगे, और ये बता दूंगा इस गली में रहता हूँ, तो आपको तो और भी आसानी है। तो ये उप नक्षत्र वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो आप ये ना सोचे कि मेष राशि जो पंचमेश है, वो पंचमेश का जो एंड पॉइंट है ना, जो आपके अंदर, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है। हम सब शकल से एक जैसे, दो आंखें हैं, हमारे दांत हैं, दो नाक है, दो कान है, सब एक जैसे, लेकिन हर आदमी का डीएनए अलग है। हर आदमी का जो है ना वो कैलकुलेशन का मेथड अलग है। उसी प्रकार हर जन्म कुंडली के उप नक्षत्र बदलते रहते हैं और उन्हीं से हमें परिणाम मिलते रहते हैं। ठीक है ना। तो जब मैं ये कहता हूं कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा गुरुजी, कॉन्फिडेंस कैसे करूं, तो आपके सामने थर्ड हाउस होता है, और थर्ड हाउस का जो मालिक है, अब थर्ड हाउस का मालिक पाइसिस राशि मीन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुंभ दिख रही है। हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमारा जो कैलकुलेशन मेथड है, उसमें हम डिग्रियों से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे पाइसिस है, मीन राशि, उसके अकॉर्डिंग शनि नक्षत्र है और राहु उप नक्षत्र है। राहु बताएगा आपका कि कॉन्फिडेंस कैसा है, राहु बताएगा आपका कि आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा किसी से बात करने में, ये चीज दिखाता है। अब आपको राहु ही सब कुछ बताएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस तरह से, अब आपके सामने एक पॉइंट आता है, फोर्थ हाउस, क्या माता का सुख है, क्या मैं घर बना पाऊंगा कोई, और बना पाऊंगा तो कब बना पाऊंगा। और जब कब कब की बात करते हैं ना, ये इवेंट है, ये हम कल सीखेंगे। आज के दिन सीखेंगे सिर्फ प्रोमिस। देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि मुझे घटना अगर निकालनी, फिर भी अगर मान लीजिए आप वैदिक ज्योतिष से है, आपको केपी नहीं आता है और वैदिक ज्योतिष अच्छी आती है, तो आप हमेशा ही परिणाम नक्षत्र से निकालें। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि मंगल मुझे, यानी कि चौथे घर का मालिक जो है गुरु है, गुरु किस नक्षत्र में है? रोहिणी। तो चंद्रमा प्रॉपर्टी देगा, चंद्रमा प्रॉपर्टी देगा। हमेशा याद रखिए नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैं बात करता हूँ फोर्थ हाउस की, तो मुझे फोर्थ हाउस का उप नक्षत्र को पकड़ना है, जो मुझे बताएगा कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कैसी मिलेगी, पुरानी मिलेगी, नहीं मिलेगी, लोन के द्वारा मिलेगी, या दहेज में मिल जाएगी, या मेरे भाई या मेरे पिताजी गिफ्ट कर देंगे मुझे, ये प्रोमिस है। और उसके बाद कब मिलेगी, ये दशा अंतरदशाओं में इवेंट निकालते हैं आपके गोचर के द्वारा। ठीक है, ये ऐसा होता है। इसके बाद जब बात करते हैं यहाँ पे छठा घर, सिक्स हाउस, नौकरी, कर्ज, गुरुजी मेरा कर्ज कब चुकेगा, या मुझे लोन कब मिलेगा, मुझे व्यापार के लिए लोन चाहिए, सिक्स हाउस आपको बताएगा। सिक्स हाउस छठा घर, कि आपको लोन कब मिलेगा। तो छठे घर का जो उप नक्षत्र होगा वो आपको बताएगा। तो आपको क्या करना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर, मैं आपको मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा। तो छठे घर, अब छठा घर, अब यहाँ पे देखते हैं तो छठा घर में वृषभ राशि आ रही है और गुरु बैठा है। हम कहेंगे गुरु चुका देगा, हम गुरु के रतन पहन लेते हैं या कुछ भी जो भी है। यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम करेंगे सिक्स हाउस के ऊपर, इसकी जड़ को पकड़ेंगे। जैसे कि आप देखते हो ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं, गुरुजी हमें तो 15-20 दिन, एक महीना हो गया, बुखार नहीं उतर रही है। उसे पता है कि ये बुखार नहीं उतरी है, 10-15 दिन से दवाई ले रहा है। वो कहेगा आप जो है वो जांच करवाओ, खून की जांच कराओ, पेशाब की जांच कराओ, आप जो है वो सोनोग्राफी कराओ, जो भी है एमआरआई कराओ, कुछ भी कराओ, मतलब एक आइडिया से बोलो। और उस जांच को देखेगा और उसके बाद कहेगा हाँ तुम्हारा तो ये यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो हमें भी यहाँ पे पूरी जांच करनी है उस भाव की, उस भाव के अंदर बैठे हुए ग्रह की, और ग्रह कितने डिग्री पे है उसके उप नक्षत्र की। जब आप इसके डीप पार्ट देखिए, मिथुन राशि 3 डिग्री, मृगशिरा नक्षत्र, बुध की राशि, मंगल का नक्षत्र और शुक्र का उप नक्षत्र, मैंने कितना डीप गया हूं मैं। सोचिए आप, मैं यहां से रिजल्ट सोचूंगा और ये मुझे शुक्र बताएगा कि मैं रिजल्ट दूंगा या नहीं दूंगा, कैसा दूंगा। मैं अगर बात करता हूँ कर्जे की, तो शुक्र देता है। शुक्र अब यहाँ पे क्या बैठा है, 3, 6, 5 और 10। तो जब कर्जे की बात करते हैं, छठा घर आ गया, तो कर्जा दे देगा, लेकिन 3 और 5 भी दे रहा है। इसका मतलब कि कर्ज चुकाने के चक्कर में तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। ये अब कर्ज तो मिलेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर मिलेगा, हो सकता है, अब हो सकता है कल को कि तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बिक जाए। कई बार होता है ना, लोग हम कर्ज लेते हैं ईएमआई पे गाड़ी ले लेते हैं, मारुति गाड़ी ले लेती है ईएमआई पे, ईएमआई चुका नहीं पाते हैं, लोग ले जाते हैं, फिर वो रिफाइनेंस करवाते हैं, मतलब कले वो जो उसका नीलामियां करते हैं,
क्यों होता है? इसीलिए होता है। अब इसके बाद बात करते हैं सातवां घर, विवाह का, पार्टनरशिप का, कि क्या मैं इसके साथ पार्टनरशिप करूं, बिजनेस पार्टनरशिप, क्या मैं इसके साथ पार्टनरशिप करूं? क्या हमारी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी? क्या मेरी मैरिज अच्छी चलेगी? क्या मेरे विवाह होगा? वो एक जनरल बात है, होता ही है विवाह। लेकिन मान लीजिए किसी का डिले हो गया, 34 वर्ष हो गया, कहीं से भी आसार नजर नहीं आ रहे, तो वो उसके मन में एक प्रश्न भी आएगा ना, यार है या नहीं है तो कब है? तो इस चीज को पकड़ना है। तो जो सातवां घर जो है ना, वो विवाह के प्रोमिस को पकड़ेगा और बताएगा। तो आपको सातवें घर का उप नक्षत्र पे कैलकुलेशन करना है। इसके बाद बात आती है आपकी 8th हाउस की। अब आपके साथ कोई भी बुरी घटना है, अब हमें कई बार अंदेशा होता है, डर लगता है यार कोई चोरी ना हो जाए, डर लगता है यार गाड़ी चलाने कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, कोई अनएप्रिंग तो नहीं हो जाए, कोई हमारे साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाए, कोई हमारा जो है वो मतलब हमें लॉटरी का योग है क्या, क्या मुझे शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ है क्या मुझे जुए सट्टे लॉटरी में लाभ है क्या? हर व्यक्ति का प्रश्न होता है। तो आठवें घर का उप नक्षत्र बताएगा कि जुए सट्टे में जाओ या मार खाओ वहां पे। अगर मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, ये चीज सीख लीजिएगा आप। अगर कोई आपको, आप या आपके पास कोई आता है कि क्या मुझे जुए सट्टे लॉटरी में लाभ है या नहीं है, अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो आठवें घर का उप नक्षत्र पकड़ लो कौन है। यहाँ पे राहु बन रहा है, राहु अचानक लाभ को देता है, पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, हाँ भाई हो सकता है। तो दूसरा, राहु के नंबरों को देखे 6, 3, 7 और 9, यहाँ पे लाभ नहीं बन रहा, यहाँ पे सिर्फ मेहनत का लाभ है। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में आज 10,000 रुपये लगाते हो तो कल 11 ही कमाओगे। अगर आप 2 लाख कमाने के लिए आप जो है वो 50,000 रुपये लगा रहे हो, कि मैं आज 50,000 रुपये लगा रहा हूँ, इस तरह का सौदा खेल रहा हूँ कि मैं 2 दिन बाद 2 लाख कमाऊंगा, तो आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपके भाग्य में योग नहीं है, प्रोमिस ही नहीं है, प्रॉमिस ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको अगर स्क्रीन के अंदर थोड़ी सी है ना, किसी को मान लीजिए किसी के मैसेज आ रहे हैं जबकि बाकी लोगों को नहीं आ रहे हैं, अगर किसी की स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है इंटरनेट की कोई इश्यूज हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँ। मेरा इंटरनेट का इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने मेरा कंप्यूटर चल रहा है जो मेरे को प्रॉपर विजुअलाइजेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये देखा, दूसरा क्या होता है, कोई कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, माफी चाहूंगा। देखो थोड़ा सा टाइम लीजिए, समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी परिणाम निकालना है तो आपको उस भाव पे नहीं जाना है, उस भाव की जो नस है ना, जड़, जो मेन नस है ना, वहां को पकड़ना है। यही केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस क्या? 9th हाउस आपका जो है ना भाग्य। क्या गुरुजी मेरा भाग्य काम ही नहीं कर रहा? क्या मेरे भाग्य में लाभ है या नहीं है? क्या मेरा भाग्य ऐसा ही चलेगा हमेशा? इस चीज को समझना है। 9th हाउस का कसफल सब लोड जो भी ग्रह बनता है, यानी कि नवे घर का उप नक्षत्र स्वामी जो ग्रह बनेगा वो आपको परिणाम दिखाएगा, और जैसा बनेगा वैसा परिणाम दिखाएगा। ये है आपके प्रोमिसेस, ठीक है ना। ये आपके प्रोमिसेस होते हैं। आठवें घर के बारे में बताया अभी मैंने, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये हमारे प्रोमिसेस। इसके बाद 10th हाउस। कोई कहता है गुरुजी मैं बहुत समय से मेहनत कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं बन रही, मेरी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, लोग मेरी वैल्यूज नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कि आपका 10th हाउस, 10वां घर जो है ना वो अच्छा नहीं चल रहा है। 10वें घर पे जो है वो पावर नहीं आ रही है। 10th हाउस सिग्निफिकेशन नहीं दे पा रहा है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, आ रहा होगा। जब मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे तो 10वें घर में केतु है, तो हम कहेंगे यार केतु है तो मैं तो परेशान कर रहा है, केतु के दान करो। वो केतु के दान करेगा, हो सकता है रिजल्ट आ जाए, नहीं भी आए। लेकिन 10वें घर का उप नक्षत्र केतु है यहाँ, और केतु क्या दिखा रहा है? केतु दिखा रहा है 11 और 9, इसका मतलब तो लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 8 दिखा देता ना, तो कहते कि हाँ भाई तेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझे, ठीक है ना, इस तरह से हम इसको समझें। एक होता है कि हर आदमी मेहनत कर रहा है, आज मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, हम सबको पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें मेहनत के अकॉर्डिंग धन नहीं मिल रहा है। मैं अगर 100 रुपए की मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अगर आज 100 रुपए की जगह 50 रुपए या 70 रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आप भी हो, अगर आप 100 रुपए की मेहनत कर रहे हो और आपको 100 रुपए नहीं मिल रहे हैं या 500 नहीं मिल रहे हैं,
तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे कहते हैं गेन्स। तो अगर आपको आपको लगता है ना गुरु जी हमेशा हमारा ही जो है, हमारा तो हमेशा ही कट रहा है, हमारी वृद्धि नहीं हो पा रही, क्या करें? 11th हाउस, 11th हाउस, आपका गेंस कहाँ गया? किस ग्रह ने रोक लिया है, और किस तरह से रोका है, और आएगा तो कब आएगा? पहले तो आप ये देखिए कि रुका क्यों है, रुका है तो कैसे रुका है, रोकने वाला ग्रह कौन है, ये बताएगा प्रोमिस। जब आपने ये देख लिया, तो इवेंट में जाके देखो कि मेरे पास ये 2 साल है टारगेट करने के, जो मेरा इवेंट है मैं इसमें ही हाथ जोड़ के मेहनत करूंगा। अब मेरा समय नहीं है। मैंने कई लोगों के ऊपर अच्छे फलादेश करे हैं और बताया है कि तेरा 1 साल खराब है भाई, ध्यान रखना। जब मैंने कहा कि नौकरी तुम्हें लगेगी बहुत बढ़िया लगेगी, तुम लाभ ना, नौकरी बढ़िया लगी, मैंने कहा ध्यान रखना। कई लोगों ने ध्यान दिया, कई लोगों ने नहीं दिया, कई नुकसान हुआ। तो प्रोमिस बहुत इंपॉर्टेंट। और कृष्णमूर्ति मैं नया नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट पे जाके ये सर्च करोगे ना, केपी लर्न केपी एस्ट्रोलॉजी, तो आपको सबसे ज्यादा वीडियोस मेरे मिलेंगे। ठीक है, तो वो एक चीज समझने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद 12वां घर। अब दुनिया कहती है कि 12वां घर बुरा है, कह रहे 12वां घर बहुत बुरा है, 12वां घर बहुत बुरा है, 12वां घर खर्चा है। अरे मैं कहता हूँ 12वां घर खर्चा नहीं है, 12वां घर मजबूती है, 12वां घर सबसे इंपॉर्टेंट है। खर्चा कौन करता है? जिसके पास पैसा होगा। पैसा है ही नहीं तो खर्चा कैसे करेगा? तो खर्चा करने के लिए पैसा तो आएगा, तो 12वां घर धन भी देगा तो उसको खर्चा भी कराएगा। और 12वें घर का धन कहाँ पे खर्चा होता है? हमारे ऊपर। आज मुझे कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जूम का लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। मुझे आज इंटरनेट ब्रॉडबैंड चाहिए तो उसके लिए, मुझे आज लैपटॉप चाहिए तो वो खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, मुझे आज कंप्यूटर चाहिए तो खर्चा करना पड़ेगा, मुझे अब गाड़ी चाहिए, या हम सब लोगों को सुख सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो 12वां घर कोई बुरा नहीं है, जिसका 12वां घर कमजोर है ना, उसको स्ट्रगल आता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जिसके 12वां घर कमजोर होता है ना, उसको स्ट्रगल आता है। 12वां घर कभी अशुभ नहीं होता है। 12वां घर क्या है? लगन का 12वां है, हमारे ऊपर खर्चा हुआ। अगर आप आज अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजोगे, तो आप खर्चा करोगे, लेकिन आपको फायदा क्या हो रहा है? बच्चा पढ़ के विदेश में सेटल होगा, आपको भी बुलाएगा, आपके ऊपर खर्चा करेगा, आपको लग्जरी गाड़ियां देगा। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है। तो आपको अगर 12वें घर से संबंधित कोई जानकारी लेनी होती है, तो आपके सामने होता है कि मेरा जो है एक्सपेंसेस, मेरा इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो 12th गस्पल सब लॉर्ड मून, मून यहाँ पे 9 और 11 दे रहा है। इसका मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आप जो खर्चे कर रहे हो अच्छे हो, आप फिजूल खर्चे नहीं करते हो। आप बच्चों को घुमाने के लिए खर्चे कर रहे हो अच्छे हो, कि भाई बच्चों को घुमाना ही है, जिंदगी ऐसी ही थोड़ी काटनी है। आप उनके लिए गाड़ी ला रहे हो, उनके लिए घर बना रहे हो, आप अच्छा खर्चा कर रहे हो, और आपको करना भी चाहिए। 12वां घर एक इंपॉर्टेंट भाव है। तो इसीलिए आप, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया बताया आपको, प्रोमिस। आपको जब कृष्ण मूर्ति पद्धति में, अब वीडियो रुकता नहीं है, कई लोग कह रहे हैं वीडियो, अपन जब बार बार स्क्रीन चेंज करते हैं ना, उससे आपको दिक्कत आती है, लेकिन चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्लास में फोकस बना के रखिए। अब जब हमने इतने प्रोमिस देख लिए ना, हमारी आंखें खुली होगी कि यार हम जो परिणाम निकालने की सोच रहे हैं ना जन्म कुंडली में, हम जो यहाँ पे परिणाम निकालने की सोच रहे हैं ना, इन भावों के द्वारा, इन पे हमें डीप पढ़ना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखिएगा, बेसिक से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, बेसिक से। हो सकता है कि मेरे हिसाब से अगर देखा हूं तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बेसिक से चर्चा है। जब हमने ये प्रोमिस समझा है ना, इसके बाद बात आ जाती है हमारे पास ग्रहों की, ग्रहों की यानी कि ग्रहों की ताकत की। कौन सा ग्रह कहाँ पे ताकतवर होता है, क्योंकि ये भी एक प्रोमिस देता है, ग्रह भी एक प्रोमिस देता है। तो मंगल मेष राशि की राशि है उसकी, वहां पे ताकतवर है। शुक्र दूसरे घर में ताकतवर है क्योंकि वो वृषभ राशि का मालिक है। बुध तीसरे घर में ताकतवर है क्योंकि वो मिथुन राशि का मालिक है। चंद्रमा चौथे घर में ताकतवर है क्योंकि वो उसका मालिक है। और ये उनके भाव भी है कि भाई 5वें घर के अंदर सूर्य है तो वो ताकतवर होगा, वो आपको बलशाली है, वो रिजल्ट देगा। और छठे घर में फिर बुध है क्योंकि बुध नौकरी का कारक है। तो वहां पे अब आपको शनि कारक है, शनि तो कारक है, लेकिन बाय नेचर बुध भी कारक है। फिर विवाह का कारक है शुक्र, तो 7वें घर में वो पावरफुल होता है। मंगल, वो भी पावरफुल है। अगर 8th कस्पल 8वें घर का उपनक्षत्र अगर मंगल बन जाता है ना, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वो हमें साहस देता है, रिस्क लेके पैसा कमाने की ताकत देता है।
लोग कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और डर के आगे जीत करने के लिए मर्दाना ताकत चाहिए। मर्दाना का कारक कौन है? मंगल है महाराज। तो इसीलिए जो मर्दानगी और मर्दाना का कारक है ना, वो मंगल है। तो मंगल हमें पावर देगा, हमें लाभ मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे को ये फायदा मिलता है। इसके बाद गुरु नवे घर का भाग्य का कारक है। 10वां घर शनि मेहनत का कारक है। लाभ घर का मालिक शनि, वो भी वहां पर कारक है। और 12वें घर का कारक है आपका जो है वो गुरु। तो ये तो हमारा एक छोटा सा बेसिक्स। इनके बाद इनकी दशाएं होती है। दशाएं इसलिए बता रहा हूँ, कल हम इवेंट निकालेंगे तो आपको दशाओं का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ लेकिन आपको समझ में आएगा। केतु की 7 वर्ष की दशा है। सबसे बड़ी दशा शुक्र की आती है 20 वर्ष की। सूर्य की 6 वर्ष की। ये बेसिक्स आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनना है, मैं बताता हूं तो पूरा ही बताऊं, अधूरा नहीं बताऊं, है ना। सूर्य की 6 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की, और मंगल की आपकी जो है वो आएगी आपकी 7 वर्ष की। राहु की 18, गुरु की 16, शनि की आपकी 19 और बुध की 17। ये हमने देखे हैं अभी सभी राशियों के, सभी ग्रहों की। अब ये याद रखना है आपको, कल ये इवेंट जब निकालेंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। और कुछ हो सकता है मेरे पास समय होगा तो कुछ कुंडलियों पे अपन प्रैक्टिस करके भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ कुंडलियों पे जैसे अपन किसी की कुंडली लेंगे और उससे करके बताएंगे कि यार कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना छोटा सा 12 भावों के बारे में, ये पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा। जैसे कि 12 जो हमारे भाव है ना, उनके मैंने कारक तत्व लिखे हैं छोटे से लाइन में, कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अगर मुझे कोई भी चीज जानकारी लेना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे गुरुजी घर बताइए, तो इसका मतलब है 4th हाउस। ये मैंने सारे के सारे भाव लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब मुझे आयु खतरा या दुर्घटना, क्या गुरुजी कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, मैं गाड़ी ली हूं नहीं, मुझे चलाना कम आता है, दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। 8वां घर, 8वां घर बताएगा आपको दुर्घटना होगी या नहीं होगी। मान लीजिए है तो कोई डरने की बात नहीं है, 100 साल की आयु है हमारी, हो सकता है कि बचपन में होके निकल गई या फिर भविष्य में आएगी। आज क्यों डरे? अब आज क्यों डरे, इसको निकालने के लिए इवेंट, कि आज आपको दशा कौन सी चल रही है, घटना वाली दशा कब आएगी, वो निकालने के लिए आपको आनी चाहिए इवेंट निकालना, घटना का घटित करने का समय, जिसे हम ट्रांजिट के द्वारा भी निकालते हैं, दशा अंतरदशा के द्वारा भी निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मैंने ये भाव लिखे हैं, आपको मैं पीडीएफ दूंगा, आप उसको लाभ मिलेगा। इसके इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में इंग्लिश के अंदर, ये तो हिंदी में थे, इंग्लिश में अपन इसको कस्प कहते हैं। भाव को कस्प, कस्प का तात्पर्य क्या होता है कि आपका एक, कस्प का मतलब है कि एक वो डिग्री के अनुकूल भाव बनता है। जैसे आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भाव है ना, यहाँ पे डिग्रियां नहीं आ रही, ठीक है ना। हाउसेस पे जाइए, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है 13 डिग्री से, ये हमने प्लेसिडस पद्धति ली है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लिक करेंगे ना, देखो देखो। अब वैदिक ज्योतिष कहती है कि मैं 0 डिग्री से लेके और अगले 0 डिग्री तक भाव को मानूंगी, लेकिन केपी कहता है ऐसा नहीं है, कि वो इक्वल मानता है। अगर हम 28 डिग्री पे भी लगन में जन्मेंगे तो धनु लगन है, अगर हम 1 डिग्री पे जन्मेंगे तो भी धनु लगन है। यहाँ पे बदलाव नहीं होता है। लेकिन केपी क्या कहता है, यहाँ पे जब आएंगे केपी प्लेसिडिस सिस्टम, तो केपी कहता है नहीं भाई, 13 डिग्री पे जन्मा है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपने देखा कोई व्यक्ति, कोई घटना सुबह हो चुकी है, मान लीजिए आज 21 तारीख है, 21 जून है, तो वही घटना जो है, वो कोई जो घटना है वो आपकी सुबह हो चुकी है, और बच्चा जन्म लिया है अब, तो दोनों का दिन तो एक ही था, परंतु जब बच्चा जन्म लिया तब तो घटना हो चुकी है। जैसे कि उदाहरण के लिए नया उदाहरण देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, कि आज आपकी ट्रेन है, और ट्रेन है अभी 9:30 बजे की। आज 21 जून को ट्रेन आपकी 9:30 बजे की, और आप पहुंचे हो 10:30 बजे। तो आप कहोगे भाई मैं तो सेम डेट में आया हूँ, लेकिन आपके आने से क्या हुआ, ट्रेन तो निकल गई ना, ट्रेन तो निकल गई। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो ग्रह होता है ना, उसको देखना पड़ता है कि वो कस्प डिग्री कितनी है, कि 13 डिग्री से प्रारंभ हुआ है लगन, और 13 डिग्री पे एंड होगा, तो कस्प डिग्री 25 है। अगर 25 से कोई छोटा ग्रह है तो वो डिग्री बदल लेगा। जैसे कि इसी तरह से जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखने को आपको मिलेगा कि जो गुरु आपको वृषभ राशि में 6ठे घर में नजर आ रहा है ना, वो कस्प कुंडली में, कस्प चार्ट के अंदर वो आपको 5वें घर में नजर आएगा। क्यों?
क्योंकि हमारा जो डिग्री का उदय है वो 28 डिग्री से हुआ है, ये लगन जा रहा है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, सटीक कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। और सटीक कैलकुलेशन पे जब आप काम करते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एक सेकंड। तो ये सारे कस्प है जो हमें क्या देते हैं, हमारे भावों को देते हैं। इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको और चीज बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपने उच्च के और नीच के चीजों को बारे में देखा होगा, सुना होगा। आपने देखा होगा कि भाई उच्च का भाव क्या है, नीच का भाव। मैं आपको थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी दो चीजें किताबों में है, नया नहीं है ये, किताबों में है। हो सकता है आपने, बहुत सारे लोग यूट्यूब से सीखते हैं, किताबें कम पढ़ते हैं, तो उनको एक चीज की जानकारी, मैंने कई लोगों को देखा, कम होती है। फिर भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नई चीज सीख लीजिए, है। और फ्री में मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया है। तो जो मंगल है ना, वो उच्च का होता है मकर राशि में और नीच का होता है कर्क राशि। और 28 डिग्री उसका अंश है, यानी कि अगर राशि में मकर राशि के अंदर मंगल 28 डिग्री का है ना, इसका मतलब वो परम उच्च का है। वो जबरदस्त रिजल्ट देगा, ऐसा रिजल्ट कि आप ये माने कि उसे हम कहेंगे उच्च का है। अगर मंगल मकर राशि में 15-10 डिग्री का है ना, तो वो वहां पे उच्च के रिजल्ट तो देगा, लेकिन उतने बेहतरीन नहीं देगा। अब आप कहते हैं ना कि यार मंगल मेरा भी उच्च का है, इसका भी उच्च का है, लेकिन हम दोनों में फर्क है। ये फर्क है आपका। हो सकता है उसका 15 हो, आपका 28 हो। अब इसको आप आगे पीछे करते हो कि भाई एग्जैक्ट 28 तो नहीं मिलेगा, तो आप 3 डिग्री आगे और 3 डिग्री पीछे, यानी 25 से लेके और 30 डिग्री तक अगर आपका मंगल मकर राशि में बैठा है तो परम उच्च का है। ये आपकी दशा अंतर्दशा में लाभ देगा। और अगर कर्क राशि में बैठा है, 4 नंबर कर्क राशि, तो परम नीच का है। यानी कि जब ये आएगा तो आपको कपड़े निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ देगा। और अगर वो, मान लीजिए कि आपको अगर वो आपको जो है वो 5-10 डिग्री का है, तो वो परम नीच का नहीं है, आएगा एक दो चांटे मार के चला जाएगा। अगर वो 25 या 27 डिग्री पे होगा ना, तो फिर एक दो चांटे नहीं मारेगा, जबरदस्त जबरदस्त मारेगा, क्योंकि वो परम नीच का है। तो परम उच्च और परम नीच के ये अंश हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये जो है वो पीडीएफ दे दूंगा, आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसा चिंता का विषय नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शुक्र की। शुक्र भी सेम है, मीन राशि में 12 नंबर में उच्च का है, कन्या राशि में नीच का है। और उसकी भी 27 डिग्री है, 3 डिग्री आगे 3 डिग्री पीछे, यानी कि 24 से लेकर 30 डिग्री तक आप इसे मान सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बुध है, कन्या राशि के अंदर जो है वो उच्च का होता है, मीन राशि में नीच का होता है। और इसकी राशि और इसकी डिग्री है 15। तो आप कैसे मानेंगे, 12 डिग्री से लेके और 18 डिग्री तक मान लीजिए। तो उसमें क्या होगा, ये परम उच्च का होगा या परम नीच का होगा। परम नीच का होगा तो फिर आपके व्यापार को बार बार कराएगा और बार बार फेल करेगा, आपको कर्जे में डालेगा। ये आपको सीखना है, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सभी ग्रहों की डिग्रियां हैं, बाकी सभी ग्रहों की डिग्रियां। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने शायद देखी नहीं होगी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप पढ़ लेना, सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बेसिक्स पे अपन ज्यादा नहीं करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रह जो दशा आती है ना कोई ग्रह की, आपको सबको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अगर कोई भी ग्रह की दशा आती है ना, और ग्रह किसी राशि में बैठा होता है ना, तो उस राशि की एक उदय पोजीशन होती है। किताबों में है ये, नई नई बात कर रहा हूं मैं, सब किताबों में। अगर आप किताबों से पढ़ते हो शुरू से, तो आपको आएगा, ये आपको आएगा। जैसे मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है, मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एक कुंडली लगाता हूँ, ठीक है ना। ये कुंडली मैंने लगाई, यहाँ पे मेष राशि में मंगल बैठा है। और मंगल अब क्या परिणाम दे सकता है, कैसा परिणाम देगा या कब देगा, कब देगा, वो तो इवेंट भी निकालेगा, प्लस इसको भी देख सकते हैं। तो मंगल मेष राशि पृष्ठोदय राशि है, पृष्ठोदय राशि, यानी कि पृष्ठ का मतलब अंत में। तो अब मंगल अपनी दशा में मेष राशि के अंदर बैठा है। तो जब मान लीजिए इसकी महादशा चलेगी, तो 7 वर्ष की दशा है, तो अंतिम 3 साल, 3.25 साल रिजल्ट देगा ये जबरदस्त। अच्छा है तो जबरदस्त, और बुरा है तो जबरदस्त बुरा। अपने रिजल्ट तो पूरे देगा, पूरे 7 साल देगा, लेकिन इसके जो बेस्ट या बेस्ट बुरे परिणाम है, वो लास्ट के सालों में ही आएंगे, लास्ट के 3 सवा 3 सालों में आएंगे। इसी प्रकार आपका, अगर कोई ग्रह वृषभ राशि में बैठा है तो वो भी सेम होगा। अगर कोई मिथुन राशि में बैठा तो वो बीच में उदय होगी, मध्य में।
जैसे मान लीजिए शुक्र है 20 वर्ष का है, तो हम इसको 3 भागों में बांटते तो 7 6 पॉइंट कुछ आता है, 7 मान लीजिए राउंड फिगर, 7 3 21 होता है। तो हम कहेंगे कि पहले 7 को छोड़ के बीच वाला जो 7 साल है ना, शुक्र अगर मिथुन राशि में बैठा है तो बीच वाले 7 साल में ये अपने उफान पे होगा, जबरदस्त परिणाम देगा। ये आपको समझना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इस तरह से, इसी तरह से आपको ये राशियों का करना है। अब कोई शीर्ष हो राशि, सिंह राशि में कोई ग्रह बैठा है और आया, दशा लगी, लगते ही परिणाम, फायदे वाले हैं तो जबरदस्त फायदे वाले, हानि वाले हैं तो जबरदस्त हानि। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी आज हमारा जो मेन फोकस क्या है, मेन फोकस है हमारा भावों के ऊपर, कस्प यानी कि इवेंट्स को समझना। जब हम इवेंट्स को पकड़ लेते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इवेंट्स। अगर आप इवेंट्स को पकड़ लेते हैं ना, सब कुछ पकड़ लोगे। यानी कि आपको कोई भी घटना का प्रोमिस देखना है। आज अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पर्सन है, कोई भी जातक पर्सन लेके आएगा, तो आपके पास वो पर्सन लेके आया, आपने कहा कि यार ये पर्सन है, ये होगा या नहीं होगा, होगा तो किस मुद्रा में होगा, उसकी वैल्यूज क्या है, वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमें बताता है आपका प्रोमिस। तो आज का हम छोटा सा सेशन करा है, वो इसलिए करा है कि मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ मैच करे। हो सकता है मैं जल्दी बोलूं, धीरे बोलूं, तो उस हिसाब से हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को डाउट है तो अपना पर्सन पूछ सकता है, अपना हैंड राइज कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा बटन, जो हैंड राइज करने वाला जैसे बाकी लोगों ने किया है, उस हिसाब से आप हैंड राइज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी रिएक्शन के अंदर आता है, ऐसा बटन आएगा, ये जैसे जैसे मैंने किया ना हैंड राइज, ऐसा बटन आएगा, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको कोई पर्सन है, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनली कोई पर्सन नहीं पूछना है, हमने जो बताई है उसी पर संबंधित कोई चीज पूछनी है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है अप्रिशिएट करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे जरूर बताएगा। हाँ, कल की क्लास जरूर ज्वाइन करना, कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी हमें नया सीखने को मिलेगा। तो सेम लिंक है, यही लिंक काम करेगा। 8:30 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, और याद रखिएगा कि आपको कल बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो और अब जो भी आपके मन में प्रश्न है वो जरूर आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं अन्य ज्यादा प्रश्न तो नहीं लेंगे, 3 4 लेंगे, क्योंकि अपन को थोड़ा सा समझना है। हाँ, महेश कुमार जी बताइए सर। सर प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ महेश जी, महेश जी सेशन कैसा लगा हमारा जी? बहुत बढ़िया सेशन सेशन रहा आपका। और चलिए, एक्चुअली मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफी कुछ सीख चुका हूँ, तो जरूर, आपकी सारी बातें मुझे अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया महाराज। तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, वो आपसे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जरूर जो जरूर। हमेशा शब्द यूज करते हैं आप, कस्पस लॉर्ड, तो जो वैदिक ज्योतिष में जो भाव के स्वामी होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में कस्पस लॉर्ड होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं? नहीं, भाव के स्वामी जो है ना, भाव की पूरी मालिक है, ठीक है ना। जी। हम उस राशि के अकॉर्डिंग उसके नक्षत्र को काटते हैं, उसके नक्षत्र में जाके उप नक्षत्र को काटते हैं, तो हमें क्या मिलता उपनक्षत्र है? कहाँ से आ गया है? ये आएगा, कैसे आएगा आपको बता देता हूँ। जब आप एक नक्षत्र होता है आपका 13 डिग्री और 20 मिनट का, कितना हो गया, जी 13 डिग्री। जी जी उसे अगर जी हम मिनटों में तब्दील करते हैं तो 800 मिनट होते हैं, ठीक है ना। जी। और जो जिन लोगों को भी बहुत अच्छा सेशन समझ में आ रहा है, वंडरफुल नहीं, लिख रहे बिल्कुल हैं, सही उनका बोल रहा है जी, धन्यवाद। हाँ। हाँ, बिल्कुल समझ में तो आ रही बात, हाँ। 800 मिनट होते हैं। जब आप जी। 800 मिनट के अंदर महादशा का भाग दोगे, ठीक है ना, महादशा का जब भाग दोगे ना, भाई 120 वर्ष की महादशा होती है विंशोत्तरी, है ना। जी। और उसके बाद जब आप दशा का गुणा करोगे, मान लीजिए शुक्र का निकालना है 20 वर्ष, तब आपको कुछ एक डिग्री मिलेगी जिसे हम उप नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। उस उप नक्षत्र के द्वारा आपको कैलकुलेशन मिलता है, वो आपको मैं दिखा दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम वहां पे जाके इसको पढ़ेंगे। मैं आपको एक सिंपल शब्दों में कहूंगा, हम एक पिन कोड पे काम कर रहे हैं, और पिन कोड कैसे निकालना है वो आपको अपन बताएंगे, ठीक है ना, ऐसा है। ठीक है जी। जी जी। ओके ओके। चलिए, बहुत और समझे तो समझाया कुछ चलिए। जरूर जरूर, थोड़ा सा क्या होता है, नया है ना, टाइम लगेगा, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है। और कल का सेशन भी ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ और भी नया मिलेगा। बिल्कुल धन्यवाद। करेंगे, बिल्कुल करूँगा। अर्चना जी बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए अर्चना जी। हाँ, आ रही है आवाज़ सर? हाँ आ रही है, बोलिए जी। मैं एक्चुअली वैदिक कर रही हूँ काफी टाइम से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
लेकिन मैं केपी के बारे में इतना जानना चाहती हूँ, ये कितने केपी और वैदिक में कितनी मतलब श्योरिटी दोनों में कितने कितने डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब वो कितना देखो, एक्यूरेसी बताता है? वैदिक ज्योतिष जो है ना, मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। सारी ओके। ज्योतिष की माँ है वो। वहां से ही सब कुछ निकला है। वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन उसमें क्या लेकिन है, कैलकुलेशन के मेथड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मेथड हाँ है। जी। आपको डी हाँ जी। सिक्सटी चार्ट है। 10 कर्म के लिए दसमांश पे जाना पड़ेगा। नवमांश पे हाँ जी। जाना पड़ेगा मैरिज के लिए। संतान के लिए सप्तमांश पे जाना पड़ेगा। तो इतने सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं। फिर दृष्टियां हाँ हो जी। जाती है अलग अलग तरह की। इस हाँ केपी में जी। क्या है, थोड़ा सा एक प्रोमिस होता है ना, उससे जल्दी निकलता है। और उससे हमें उससे सीखने हंड्रेड को भी परसेंट एक्यूरेसी रहती है? है। 100% एक्यूरेसी रहती है उसमें? 100% तो भगवान में एक्यूरेसी होती है। हमारे में एक्यूरेसी नहीं होती है। एक्यूरेसी हमारे फलादेश में होती है, जब हम अनुभव हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अच्छा हंड्रेड अच्छा। परसेंट एक्यूरेसी कोई नहीं निकाल सकता। जब जब आप ये सीखिए कि ज्योतिष के अंदर और कोई भी एक ग्रंथ पढ़िए, उसके अंदर एक लिखा होता है, वशिष्ठ ऋषि ने लिखा है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि कल हम्म। सुबह जो है वो रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान राम का राज्य अभिषेक हो जाएगा। क्या हुआ? हम्म। मैं उनके ऊपर उंगली नहीं, हम्म। लेकिन मान समझिए कि जब उनसे गलतियां हो सकती है तो भगवान तो कोई है ही नहीं ना। 100% सही कुछ बात नहीं। है। झूठ बोलने का मतलब नहीं है। आप एक्यूरेसी के करीब पहुंचते हो, 70-80% एक्यूरेसी होती है। उसके बाद जैसे जैसे अनुभव करते हो, वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ती रहती है। उल्लू बना के तो कोई काम नहीं होता है, प्लीज। ज्योतिष विषय ठीक। ही सीखने और सिखाने का है। ठीक है। ठीक है। और इसमें उच्च के घर ग्रह और नीच के ग्रह भी काम करते हैं? देखो, वो पहले लोग कहते थे नहीं करते हैं, लेकिन हमने अनुभव लिया है वो करते हैं। मैं इसमें आपको राज्य और दोष सब बताऊंगा, वो भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब उच्च के ग्रह नीच के ग्रह, मतलब है वैदिक में तो पता है काम करते हैं, लेकिन मेरे को पता यहाँ ऐसा यहाँ चला भी था कि करते हैं, यहाँ भी करते, तभी तो मैंने आज बताया आपको। मैंने आपको अच्छा अच्छा। अंश बताए ना, अंश पे काम करेगा वो। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? ओके। आपका ओके। एक ही पर्सन ले पाऊंगा, क्षमा करिएगा। कल ओके का ओके। सेशन जरूर ज्वाइन करिए, प्लीज, रिक्वेस्ट करूँ। एवी, प्लीज अपना हैंड राइज किया है तो एवी बोलिए जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। सेशन बहुत अच्छा था आपका बहुत धन्यवाद, और मैं धन्यवाद। काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ आपकी क्लासेस की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर लंबे मैं ये समय जानना से आ चाह रहा है ये रहा था। कोर्स, लंबे समय से ये कोर्स आया है, क्योंकि हाँ बीच जी, बीच। हाँ जी। हाँ, बोलिए। मैं 2 ढाई महीने से आपके कंटिन्यूअसली संपर्क में हूँ, इसी जरूर वजह जरूर से। जरूर, आप कल का सेशन भी लीजिए, है ना? आपको बहुत अच्छा हाँ मिलेगा, जी। आगे भी अपन देखेंगे जरूर। हम ये डेली टू डेली जो हमारे साथ घटता है उसके बारे क्या? में भी जान क्या? सकते हैं कि पीछे वो हम करेंगे आवाज जो नहीं। हमारे डेली टू डेली लाइफ में होता है। हाँ, वो निकाल सकते हैं अपन, वो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, वो मैं ठीक आपको है। सब सिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है गुरु जी, थैंक यू। ओके। अशोक महेश्वरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए महाराज। सर मैं एक तो लेट देख पाया आपका स्टार्ट में, इसकी एक तो वीडियो वगैरह मिल जाएंगी मुझे? हाँ, आपको, आप ग्रुप में है ना, मेन ग्रुप में जहाँ पे जी लिंक हाँ। आए, बस तो आपको वहां पे जी हाँ, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वहाँ पे आपके वास्तु का और केपी वगैरह का कई चीजों का वो दे रखा है। हाँ, हमने बहुत सारे कोर्स करवाए जी, राह करवाते रहते हैं, हाँ। जी हाँ। तो ये मैं, अच्छा इसमें जैसे हम भाव को देखते हैं जो वै- वैदिक में, हाँ तो हाँ। इसमें क्या कस्पल लॉर्ड, ये किस तरह कस्पल लॉर्ड ऑफ भाव, ये अलग अलग है या दोनों एक ही है? एक ही चीज है, बोलने का टर्म्स अलग है। एक ही अच्छा। चीज है, बोलने का टर्म्स अलग है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा इसको लीजिए, कल का क्लास भी लीजिए, आपको सीखने को मिल जाएगा, आ जाएगा समझ में। बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना? बस सिखाने के लिए आदमी चाहिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस आप सीख जाओ। ठीक है ना? सीखने वाला भी चाहिए। है। गुरु सिखाने के लिए तो है, गुरु सिखाने के लिए है, पर हाँ। सीखने के लिए भी तो विद्यार्थी जरूरी है। नहीं नहीं, विद्यार्थी सीखने के लिए जरूरी है, तो आप फोकस करेंगे तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ। ऐसे ही हाँ। हमने थोड़े, ऐसे ही हमने यूट्यूब पे 94,000 सब्सक्राइबर थोड़ी बनाए हैं भाई, जी हाँ। ऐसे थोड़ी, वो लोग भी सीखने के लिए आए थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओके। हाँ, थैंक जिनको यू। भी ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, जिनको भी ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, वो मेरे को जो है ना वो मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर जो है ना मैं मैसेज बॉक्स में डाल रहा हूँ, है ना? ठीक है। मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? जिसको अभी आ रहा होगा मेरा नंबर, है ना, वो मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। धन्यवाद। सौरभ जी बोलिए।
नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बोलिए। माफी चाहूंगा, मैं ना नया हूं, अगर कोई मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब गरीब लगे नहीं, कोई तो बात, कोई नहीं, पहले माफी बोलिए चाहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। एक तो ये था, जैसे आपने बताया ना कि वो 9-11 दे रहा है, वो 3-6 जैसे दे रहा है, वो उसको कैसे समझेंगे हम, वो मतलब वो। वो क्या होता है ना, वो एक दिन में समझ में नहीं आता है। आज बेसिक डे था ना, तो अभी अपन बताएं। ठीक है जी। 9-11 ये क्या होता है ना, ये भाव के भाव होते हैं, एक सिस्टम अच्छा। होता है, जुड़ के काम करता है, ठीक है ना। यानी कि क्या ठीक है। होता है ना, कि अपने लिंक होते हैं। एक आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसको एक औरत चाहिए। उसी प्रकार के ठीक है जी। कुछ भाव होते हैं, वो किसी दूसरे भाव पे डिपेंड होते हैं, वो दोनों मिलके काम करेंगे। तो वो जो एक कैलकुलेशन मेथड है ना, वो सिखाएंगे आप, ठीक है ना। ठीक है जी। एक और बात थी, जैसे आपने वो काल पुरुष की कुंडली दिखाई, वो ऊपर 1 नंबर से शुरू होती है। हाँ हाँ। अगर हम अपना कोई सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जैसे मैंने अपनी बनाई, वो 7 नंबर से शुरू होती नहीं है, नहीं, वो तो वो लगन वो से वो क्या चीज। वो सीख बताएंगे। वो- 1 नंबर से नहीं होती है वो लगन। जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आप सूर्य जिस राशि में होता है ना, सुबह सूर्योदय के समय वही लगन बनता है। ठीक है जी। एक नियम समझो, सूर्य जब सूर्य जो है सुबह होगा ना, वो उसी हाँ में जी। ही लगन बनेगा, ठीक है। तो उसके हाँ जी। अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे दिन में लगन चेंज होती रहती है, हर 2 घंटे में लगन चेंज होता रहता है, ठीक है ना। ठीक है जी। ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए, ठीक है ना, उस हिसाब से। ठीक है। नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वो 1 नंबर लिखा, वो फर्स्ट हाउस आपने बता दिया, और हाँ वो 5th हाउस बता दिया। जब हाँ। वो नंबर चेंज हो जाते हैं, तो वो हाउसेस सेम रहते हैं या हाउसेस भी वो नंबर। हाउसेज सेम रहते हैं, हाउस कभी नहीं बदलते, ठीक है ना। हाउस नहीं बदलेंगे, लेकिन वो नंबर, उसको नंबर को क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। राशि, राशि कहेंगे, नंबर को राशि कहते हैं, भाव सेम होता है। मैं वो बताऊंगा आपको। आज क्या है ना, पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे पहले ही माफी मांग ली, अरे नए को अरे, थोड़ा सा। इसमें माफी मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं समझ में आए तो पूछो ना भाई, माफी की क्या बात है इसमें, हम क्यों बैठे हैं। अगर हम क्योंकि इतनी अजीबोगरीब क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं, कोई अजीबोगरीब नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है और एकदम सही वाजिब क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का सेशन भी ज्वाइन करिए, आपको लाभ रहेगा, ठीक है ना। ओके। ठीक है जी। ठीक है। कोई चीज के लिए ऐसा नहीं होता है, ज्योतिष के सीखने के लिए अजीब गरीब क्वेश्चन वो होता है जिसमें आप किसी को कोई और ही कही हो, वो अलग है, नॉर्मल क्वेश्चन है। शिव कुमार जी बोलिए सर, शिव कुमार जी शुक्ला जी बोलिए। शिव कुमार शुक्ला जी बोलिए। शायद पूजा कामली जी बोलिए। नमस्ते सर, वास्तु के बाद अभी हम लोग आज मिले हैं। बहुत बहुत बढ़िया, क्या कैसे है भाई। अम, बहुत अच्छा सर। और बताएं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी चल रही है वास्तु की। जरूर जरूर करते रहिए, हाँ। जी। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, मैंने ऑलरेडी एक जगह से किया था केपी। हाँ थोड़ा हाँ, मुझे और लगता है कि उसकी प्रैक्टिस की और जरूरत है, क्योंकि जरूर वैदिक सीखे हैं तो वैदिक में ही अटक जाते हैं हम। जरूर जरूर करिए। तो सर, मुझे पूछना था कि आप 3 स्टेप तक सिखाओगे या 4 स्टेप? नहीं, 3 स्टेप थ्योरी अपन कस्पल सबलॉट तक ही काम करते हैं, तो जो है 3 स्टेप थ्योरी पे काम करते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, और ये शुरू से आप सिखाएंगे, जैसे बेसिक आधे से घंटे में बेसिक। घटने वाली घटना और वो सब? अभी अच्छा। आप कल का सेशन और लीजिए, फिर बताते हैं सबको, है ना। जी जी। ओके। थैंक यू सर। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी आप सबको मिलेगी। आपको कल मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, आपको यूट्यूब पे मिलेगी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, और आपको लिंक ग्रुप में दे दूंगा। जो ग्रुप में होंगे उनको रिकॉर्डिंग और आपका जो क्लास है वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। नीना शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना था कि जब हमें प्रॉमिस देखना है तो हमने हमें कस्पल सबलॉर्ड में जो हाउसेस दिए हैं और जो नक्षत्र में दिए हैं और उसमें दिए हैं, तीनों को हमने देखना है या तीनों सिर्फ को नक्षत्र लॉर्ड को सिर्फ नक्षत्र को देखना है? नक्षत्र उप नक्षत्र लॉर्ड को देखना है, उसके बाद हमें आगे कैलकुलेशन करना है, ठीक है नहीं, ना। वो तीनों को मिला करके हम तीनों को देंगे मिला सर? है। वो आपको तीनों। रुकना पड़ेगा, कल मैं बता दूंगा इसके, है ना। ठीक है सर, आप ठीक है। इसको थोड़ा सा रोकेंगे ना, तो कल अपन बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप ग्रुप में है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कल दोपहर के 12 बजे तक इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कल के सेशन में पूछ लेना, कल आए तो। और दूसरा है कि आपको इसका पीडीएफ भी आपको मिले, तो आप ग्रुप में ज्वाइन करिएगा और मिलता रहेगा। कोई किसी को भी ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है, प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैंने अपना नंबर आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में भी है। एक बार मैं फिर से डाल देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना।
और उस हिसाब से करिएगा। कल क्लास है रात को 8:30 बजे, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आज आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फायदा भी रहेगा। धन्यवाद।